इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पिछले कुछ दिन डोनाल्ड ट्रंप और उनके अतरंगी फैसलों के ही नाम रहे हैं। हमने उनके बारे में राजदूत के पिछले कई एपिसोड्स में डिटेल में बात की। लिंक्स उनके आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। आज हम आपको बांग्लादेश लेकर चलेंगे, जहां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की एक टीम ने डेरा डाला हुआ है। उनका इरादा क्या है और ये हिंदुस्तान के लिए चिंता की बात क्यों है? नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते खराब हो रहे हैं। अल्पसंख्यकों पर हमले हो, वहां हिंदुओं पर खासकर, या चिन्मय दास की गिरफ्तारी या बॉर्डर फेंसिंग की घटना को लेकर जो बवाल हुआ, इन मसलों पर दोनों देशों के बीच तल्ख बयानबाजी होती रही। इसके बारे में हमने समय समय पर आपको बताया। एक तरफ हिंदुस्तान को दूर रखने की कोशिश होती है, वहीं पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की नजदीकी तो बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में 21 जनवरी के रोज ISI का एक प्रतिनिधिमंडल ढाका पहुंच गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस टीम में ISI के चीफ असीम मलिक भी होने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर वो पीछे हट गए। अगर मलिक ढाका जाते तो ये कई दशकों के बाद किसी ISI चीफ की पहली बांग्लादेश यात्रा होती। वैसे ISI के दौरे को काफी हद तक गुप्त रखने की कोशिश भी की गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ने आधिकारिक तौर पर कोई बयान दिया नहीं, फिर भी जो कुछ जानकारियां बाहर आ गई हैं उसके मुताबिक दोनों देशों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग पर समझौता हो सकता है, बात चल रही है। साथ ही साथ वो रक्षा संबंधों को विस्तार देने की बात भी कर रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती पहले से ही चर्चा का विषय बनी हुई है। दिसंबर में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस काहिरा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिल लिए। वहां पर उन्होंने 1971 के मसलों को हमेशा के लिए खत्म करने की अपील जारी कर दी। अब यह है एक लोडेड सेंटेंस। लोडेड सेंटेंस हमें पसंद नहीं, लेकिन फिर भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको बता देते हैं कि इसका लोड क्या है। 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। ईस्ट पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान कहते थे उसे। पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान की भाषा और संस्कृति को दरकिनार किया। इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा हुआ, जो बाद में आज़ादी की मांग में तब्दील हुआ। 1971 में पाकिस्तान की आर्मी ने उन्हें दबाने के लिए भयंकर नरसंहार मचाया, लाखों लोगों की हत्या की, 2 लाख से ज़्यादा महिलाओं का बलात्कार किया गया। लाखों शरणार्थी भागकर हिंदुस्तान आए, भारत ने उनकी मदद की और आखिरकार दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर एक युद्ध थोपा, जिसे 13 दिन के भीतर हमने जीत लिया, उन्हें सरेंडर करना पड़ा। और इस तरह 16 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान आज़ाद होकर बन गया बांग्लादेश। बांग्लादेश की बुनियाद में पाकिस्तान का अत्याचार था, इसलिए उनसे दोस्ती संभव लगी नहीं। इसके अलावा बांग्लादेश ने आधिकारिक माफी और मुआवजे की मांग रखी कि रेपरेशंस होने चाहिए, जिस पर पाकिस्तान ने आज तक अमल नहीं किया। इसके चलते रिश्ते कभी पटरी पर भी नहीं आए और यूनुस इससे भुलाने की बात कर रहे थे। बहरहाल शाहबाज और यूनुस की मुलाकात के कुछ दिनों बाद दोनों देशों के बीच एक फौजी समझौता भी हुआ। इसके तहत फरवरी 2025 से पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश के सैनिकों को ट्रेनिंग देगी। ये बांग्लादेश की स्थापना के बाद से पहली दफे होने वाला है। इसके अलावा बांग्लादेश की नौसेना पाकिस्तान की नेवी के साथ भी युद्धाभ्यास करने की बात कर रही है। ये तो हुई सैन्य समझौते की बात। ISI की हालिया विजिट से हफ्ते भर पहले बांग्लादेश आर्मी का एक दल पाकिस्तान भी गया था। इस दल को लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन लीड कर रहे थे। कमरुल बांग्लादेश आर्मी में सेकंड इन कमांड हैं और उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी चीफ असीम मुनीर और ISI के चीफ असीम मलिक दोनों से मुलाकात की। वहां डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ाने पर जोर भी दे दिया। तर्क दिया कि बाहरी दखल रोकने के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा हमारी तरफ था, हिंदुस्तान की तरफ। इसी के बाद अब ISI की टीम ऑफिशियल दौरे पर बांग्लादेश पहुंच चुकी है। अनऑफिशियली तो वो बहुत पहले से दखल दे रहे हैं और इसको हम हवा में नहीं कह रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स आप ले लीजिए। 2004 में चिटगांव पुलिस ने बांग्लादेश के इतिहास में सबसे बड़ी हथियारों की खेप को सीज किया। 10 ट्रकों में हथियार भरकर असम भेजे जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया। जांच में पता चला कि तस्करी में बांग्लादेशी नेताओं के साथ साथ ISI शामिल थी। इस केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल ने 14 लोगों को मौत की सजा सुनाई। 2011 ISI ने अदालत में कबूला कि उसने 1991 के बांग्लादेश चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP को, खालिदा जिया की पार्टी, उसको 50 करोड़ रुपए दिए थे। वो चुनाव BNP ने जीता और खालिदा जिया पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी वहां की। जुलाई 2016 बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक कैफे पर हमला हुआ, आतंकवादी हमला। इसमें 20 लोगों का कत्ल हुआ। बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हमले में ISI की मिलीभगत का इल्जाम लगाया। अगस्त 2024 शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, उसमें भी जमाते इस्लामी और ISI की साठगांठ की बात सामने आई। उस वक्त उस दावे को स्वतः स्फूर्त छात्र आंदोलन बता करके खारिज किया गया था।
कि छात्रों का आंदोलन हुआ उसमें कोई बाहरी दखल नहीं था, लेकिन हाल के समय में जिस तरह से पाकिस्तान और आईएसआई का दखल बांग्लादेश में बढ़ रहा है तो कुछ तार तो जुड़ते दिख ही रहे हैं। वैसे भी आईएसआई और जमात का पुराना साथ रहा है। जमात इस्लामी पाकिस्तान से ही अलग हुआ है। 1971 की लड़ाई में उनके लोगों ने पाकिस्तान की आर्मी का साथ दिया, यानी उनकी फ्रीडम के खिलाफ थे, जिसके चलते शेख मुजीबुर रहमान ने जमात पर बैन लगाया और ये बैन शेख मुजीब के कत्ल के बाद ही हटा। फिर 1990 के दशक में शेख मुजीब की बेटी शेख हसीना प्रधानमंत्री हुई। उन्होंने 1971 में हुए युद्ध अपराध की फाइलें खोली और तब वॉर क्राइम्स के दोषियों के खिलाफ मुकदमे लगे। इसमें जमात के कई नेता नपे और इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम मतीउर रहमान निज़ामी का था। वो 2001 में जमात इस्लामी बांग्लादेश के अमीर बने हेड। खालिदा जिया की सरकार में उन्हें मंत्री भी बनाया गया और उसी दौरान पाकिस्तानी आतंकवादियों को बांग्लादेश में खूब शय मिली। आईएसआई के कहने पर लश्कर तैयबा और दूसरे आतंकवादी गुटों को शरण दी गई और ये सब जमात की छत्रछाया में हुआ। निज़ामी का नाम 2004 के चिटगांव आर्म्स स्मगलिंग में भी आया था। फिर 2009 में शेख हसीना की वापसी हुई तो उन्होंने 1971 के वॉर क्राइम्स के केसेस दोबारा खोले। निज़ामी पर हिंदुओं के नरसंहार का इल्ज़ाम था। 2014 में अदालत ने उनको मौत की सज़ा सुनाई और 2016 में इस सज़ा पर अमल हो गया। शेख हसीना ने अपने कार्यकाल में जमात को हाशिए पर ही रखा, उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया, जमात के नेताओं पर कई संगीन इल्ज़ाम लगे और उन्हें उन मामलों में सज़ा भी दी गई। उस दौर में आईएसआई ने जमात के छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर को पकड़ा और फिर उनके जरिए बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाई। हिंदू मंदिरों पर हमले हों या हसीना सरकार के खिलाफ हिंसक प्रोटेस्ट, इस्लामी छात्र शिविर हमेशा आगे रहा। अब 2024 के आरक्षण विरोधी प्रोटेस्ट में भी यही सब देखने को मिला। शुरुआती दौर में आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने की मांग थी। जब प्रोटेस्ट का दूसरा चरण शुरू हुआ उसमें प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाने की डिमांड आ गई। आखिरकार 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को देश छोड़कर हिंदुस्तान आना पड़ा। उनके जाने के बाद जमात इस्लामी और इस्लामी छात्र शिविर पर लगा बैन हटा। जमात के कई सजा याफ्ता नेताओं को जेल से रिहाई मिली। जमात की तरफ झुकाव रखने वाले कई लोगों को केयरटेकर गवर्नमेंट में शामिल किया गया और यहीं से साफ हुआ कि नए बांग्लादेश का रुख कुछ कुछ कैसा होगा। इसके बाद से अंतरिम सरकार ने अल्पसंख्यकों पर हमले और बॉर्डर फेंसिंग को लेकर भारत के प्रति तलखी ही दिखाई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ 1971 का मसला सुलझाने और डिफेंस और इंटेलिजेंस पार्टनरशिप बनाने में दिलचस्पी दिखा रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश में आईएसआई का दखल हिंदुस्तान के लिए चिंता की बात क्यों है? ऑब्वियस बात है, लेकिन फिर भी आप पॉइंट वार समझिए। नंबर 1, आईएसआई ने लंबे समय से नेपाल का इस्तेमाल किया हिंदुस्तान में ड्रग्स, हथियार और आतंकवादियों को भेजने के लिए, लेकिन यह रास्ता उनके लिए है जटिल। इसके बरक्स अगर बांग्लादेश में दोस्ताना सरकार हो तो उनके लिए काम आसान होता है। बांग्लादेश की ज़मीनी सीमा हिंदुस्तान के 5 राज्यों से लगती है और आईएसआई इसका इस्तेमाल पूर्वोत्तर राज्यों में अस्थिरता फैलाने के लिए कर सकती है। अतीत में उसने किया है। पॉइंट नंबर 2, एक वक्त आईएसआई अफगानिस्तान में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती थी, लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ उनका चल रहा है 36 का आंकड़ा डूरन लाइन को लेकर। ऐसे में बांग्लादेश उनके लिए एक नया ट्रेनिंग ग्राउंड बन सकता है और ये भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। पॉइंट नंबर 3, आईएसआई रोहिंग्या विद्रोही गुटों को भी भड़का सकती है, जिसके चलते भारत म्यांमार बॉर्डर पर अशांति पैदा हो सकती है। बांग्लादेश को लेकर एक अपडेट वैसे और है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इन दोनों यूएस में हैं। 21 जनवरी को उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्स से मुलाकात की थी। 22 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे बांग्लादेश पर सवाल पूछा गया तो जयशंकर ने कहा कि हमने बांग्लादेश पर बात की, लेकिन अभी विस्तार में जाना ठीक नहीं होगा। बांग्लादेश का चैप्टर यहीं पर रोकते हैं। अब कुछ बोनस खबरों की बारी। पहला अपडेट अमेरिका में मौजूद अवैध प्रवासियों से जुड़ा हुआ है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि हिंदुस्तान की सरकार अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे हिंदुस्तानी नागरिकों को वापस लेने को तैयार है। उनका बयान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मीटिंग के बाद आया। इससे पहले ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट चलाई थी कि ऐसे 18,000 लोगों की पहचान हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने संख्या की पुष्टि करने से इनकार कर दिया। अमेरिका से एक और भयावह खबर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि 20 फरवरी 2025 के बाद पैदा हुए बच्चों के लिए सिटीजनशिप ऑटोमेटिक नहीं होगी। यूएस में नागरिकता इस बात पर निर्भर करेगी कि माता पिता की कानूनी स्थिति क्या है, लीगल इमिग्रेंट्स वो हैं कि नहीं, और पेपर वर्क पूरा नहीं है तो नागरिकता मिलेगी नहीं। इस डर से अब वहां कई भारतीय कपल्स सिजेरियन डिलीवरी करवा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए बयान में न्यू जर्सी से डॉक्टर SD रामा ने बताया कि एक ऐसी महिला भी उनके पास सिजेरियन के लिए आई जिसके सिर्फ 7 महीने पूरे हुए हैं। उसकी ड्यू डेट मार्च की है, हस्बैंड के साथ आई थी। ऐसा ही कई और लोग कर रहे हैं। जहां जहां जच्चा के 7 या 8 महीने पूरे हो चुके हैं वो फेब वाली डेडलाइन से पहले बच्चा डिलीवर करना चाहते हैं। ये बताता है कि हम कैसे वक्त में जी रहे हैं। एक नेता जो चुनाव जीत कर आया उसको लगता है कि वो अमेरिका का राजा है, रातों रात नियम बदल दे रहा है।
और अमेरिकन बच्चे की भारतवंशियों की सनक ऐसी है कि वो उस नियम को धता बताने के लिए अपनी बीवियों का पेट काटकर बच्चा निकालने को आमादा है। सी सेक्शन एक सुरक्षित प्रोसीजर है, लेकिन है तो सर्जिकल प्रोसीजर ही, कुछ ना कुछ मार्जिन ऑफ एरर तो हमेशा रहेगा। ट्रंप और इन इंडियन अमेरिकन की जो सनक है, जब किसी की जान ले लेगी तब पूछिएगा कि उसका जिम्मेदार कौन होगा। दूसरा अपडेट रूस से है। रूस ने यूक्रेन वॉर को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत की इच्छा जताई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि हम बराबर की बातचीत के लिए तैयार हैं, संकेत का इंतजार कर रहे हैं। पेस्कोव का बयान ट्रंप की प्रतिबंध लगाने की चेतावनी के बाद आया है। ट्रंप ने कहा था कि मैं नहीं चाहता, लेकिन अगर यूक्रेन में लड़ाई नहीं रुकती है तो मुझे रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब ये साफ नहीं है कि ट्रंप यूक्रेन वॉर खत्म करने के एवज में रूस को ऑफर क्या करेंगे और क्या यूक्रेन इसके लिए तैयार हो जाएगा। अगला अपडेट नेपाल से है। नेपाल ने माउंट एवरेस्ट की परमिट फीस को बढ़ा दिया है। प्रस्ताव 2023 में ही लाया गया था, 2025 से लागू हो गया। पहले परमिट फी लगभग 9 लाख रुपए हुआ करती थी, बढ़ोतरी के बाद 13 लाख हो जाएगी। अप्रैल और मई के पीक सीजन की है ये फीस। बाकी महीनों में अगर आप जाते हैं तो आधे से कम रुपए में जा सकते हैं। माउंटेन क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग नेपाल की इकोनॉमी में 4% का योगदान देते हैं। परमिट फीस में वृद्धि को इसी नज़र से देखा भी जा रहा है। वैसे इसका एक मकसद माउंट एवरेस्ट पर बढ़ती भीड़ को रोकना भी है। चिंता जताई जा रही है कि बढ़ती भीड़ के चलते प्रदूषण फैल रहा है, इससे पहाड़ की सेहत को नुकसान पहुंचता है। इसी बाबत 2019 में नेपाल की आर्मी ने माउंट एवरेस्ट पर सफाई अभियान शुरू किया था। वो अब तक 119 टन कचरा और 14 डेड बॉडीज और कुछ कंकाल वापस ला चुके हैं। नेपाल की आर्मी का कहना है कि एवरेस्ट पर अभी भी 200 से ज़्यादा डेड बॉडीज मौजूद हैं। राजदूत का आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खबर गाँव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमें अब विदा दीजिए। राजदूत की इस किस्त को लिखा है अभिषेक ने, निवेदिता ने शूट किया और उनकी मदद की है शुभम ने। आप देखते रहिए खबर गाँव।